है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कंपनी, कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। काय के लिए बनाई है? तो हमने बोला था काय की जरूरत है, अलग अलग सोर्सेस होते हैं, जैसे ऑनर्स फंड होता है जिसे क्या बोलते हैं अंश, और क्या होते हैं डेट फंड जिन्हें हम क्या बोलते हैं। तो डेट फंड में क्या क्या आ जाता है? डिबेंचर है, डिपॉजिट है, लोन। तो इस चैप्टर में हमें ये देखना है डिपॉजिट क्या होता है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्यों करते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट की डेफिनेशन। तो डिपॉजिट मतलब क्या बोला बेटा? ये काइंड ऑफ बोरोइंग है, काइंड ऑफ लोन है, हम बोरोइंग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। फिर क्या बोला है कि बेसिकली बोरोइंग कंपनी करती है किससे? अपने मेंबर्स से। और किससे? पब्लिक से। मतलब डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स और पब्लिक। ऑब्वियसली पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो वो केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही कर पाएगी, जबकि मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो कोई भी कंपनी कर सकती है ना। फिर लीगल डेफिनेशन अगर हम देखें डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट के अंदर किसको इंक्लूड किया है? लोन को। लेकिन हर लोन डिपॉजिट नहीं होता है। ऐसे लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं कि इन्हें डिपॉजिट नहीं मानना, भले ही वो क्या है लोन, लेकिन उन्हें किसने एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी है, इसलिए वो क्या नहीं माने जाएंगे? डिपॉजिट, है ना। तो हर डिपॉजिट क्या नहीं होता है? लोन नहीं होता है। ऐसे लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिए गए हैं? एग्जाम, वो लोन है, डेफिनेटली वो लोन है, बट किस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे? डिपॉजिट के। फिर बोरोइंग या लोन कितने तरह का होता है? दो तरह का, सिक्योर्ड होता है और सिक्योर्ड मतलब हमने, हाँ, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए चार्ज क्रिएट कर दिया है। अनसिक्योर्ड मतलब कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है ना। डिपॉजिट मेनली अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, मेनली सिक्योर्ड लोन भी डिपॉजिट हो सकते हैं, बट मेनली कौन से लोन? अनसिक्योर्ड लोन ही क्या होते हैं? डिपॉजिट। ये हमने जनरल डिस्कशन किया था, अब हम लीगल प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट की डेफिनेशन दी है, कौन से सेक्शन में? 231। रोल नंबर कौन सा है? 21C, ये याद रखना है ना। बोल दिया है डिपॉजिट मतलब एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। इसका मतलब सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ मनी होना जरूरी है, कंपनी कंपनी को पैसा रिसीव हो ये जरूरी है। जब तक कि क्या नहीं है? रिसिप्ट ऑफ मनी, क्या नहीं होगा? डिपॉजिट। अब वो रिसिप्ट ऑफ मनी डिपॉजिट के नाम से हो सकता है, लोन के नाम से हो सकता है, या और किसी फॉर्म में हो सकता है। उसके फॉर्म से उसके नाम से मतलब नहीं है। तो जो भी पैसा कंपनी रिसीव कर रही है वो क्या हो सकता है? डिपॉजिट। फिर भले ही वो बाय वे ऑफ क्या रिसीव किया हो? डिपॉजिट या लोन या, लेकिन कुछ कैटेगरी का अमाउंट जो रिसिप्ट ऑफ मनी ही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, किससे कंसल्ट करके? आरबीआई। उसे क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, भले ही वो क्या है? लोन ही है। हम मना नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि भाई लोन जो है वो डिपॉजिट में इंक्लूडेड रहता है, बट हर लोन क्या नहीं होता है? डिपॉजिट नहीं होता है। ऐसा लोन जो किसने एग्जाम कर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किससे कंसल्ट करके? आरबीआई से कंसल्ट करके। वो क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और अगर वो क्या नहीं है तो फिर उसके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये चीज आ गई समझ में अपने को? चले, अब हमें मेनली यही लिस्ट याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे अमाउंट है जिन्हें डिपॉजिट मानने से मना कर दिया है। ये बेसिकली जितने भी हैं क्या दिए गए हैं? एक्सक्लूजन दिए हैं। ये सब लोन हो सकते हैं बट फिर भी इन्हें क्या नहीं माना है? डिपॉजिट। क्यों नहीं माना है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से कंसल्ट करके इन्हें क्या प्रोवाइड कर दिया है? एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। चल, पहला पहला ही बोला है कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होता है किससे? वेरी गुड, या स्टेट गवर्नमेंट से या और कोई भी सोर्स से जिसको रीपेमेंट की गारंटी किसने दी है? हाँ, या लोकल अथॉरिटी से, या, तो पहला पॉइंट हमने याद रखा था गवर्नमेंट। पहला सोर्स हमारा क्या था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से पैसा मिला तो वो डिपॉजिट नहीं। दूसरा, अगर फॉरेन सोर्स से पैसा मिला है, कहां से पैसा मिला है? अब फॉरेन सोर्स में क्या क्या आ जाएगा? फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी। मतलब सीधी सी बात है, हमने इनडायरेक्टली याद करा था कि अगर पैसा कहां से मिला है? फॉरेन सोर्स से, तो वो भी डिपॉजिट नहीं। और अगर वो क्या नहीं है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमने बोला था कि अगर किसी बैंक से हम क्या ले रहे हैं? लोन या इसी तरह की फैसिलिटी, तो ऑब्वियसली नाम से ही दिख रहा है कि हमने क्या लिया है? लोन। लेकिन फिर भी वो किस कैटेगरी में नहीं आएगा? डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। फिर कोई भी अमाउंट जो हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, पीएफआई से अगर हम लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं तो वो भी किस कैटेगरी में नहीं आएगा? डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। देन हमें बोला है कि अगर कोई भी कंपनी कमर्शियल पेपर इश्यू करती है, क्या इश्यू करती है? एंड वो कमर्शियल पेपर आरबीआई की गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है, वो कमर्शियल पेपर
तो अगर कमर्शियल पेपर इश्यू करके अमाउंट रिसीव्ड किया है तो वो भी किस कैटेगरी में नहीं आएगा, डिपॉजिट की कैटेगरी में। हाँ, प्रोवाइडेड वो किसके, आरबीआई के गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हो। फिर हमने बोला है कि अगर हम किसी दूसरी कंपनी से, इसको हमने क्या बोला था, इंटर कॉर्पोरेट। इंटर कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे रही है तो जो रिसीव कर रही है उसके लिए वो डिपॉजिट नहीं है। फिर हमने देखा था कि अगर हमें क्या मिली है, सब्सक्रिप्शन मनी मिली है। क्या मिली है हमें, मतलब यार हम किसी तरह का इश्यू लाए हैं, शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड का, किसी भी तरह की सिक्योरिटी का इश्यू लाए हैं और हमें शेयर एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन मनी का अमाउंट रिसीव हुआ है किसी भी सिक्योरिटी के अकाउंट से। किसी भी सिक्योरिटी मतलब चाहे वो सब्सक्रिप्शन मनी शेयर्स इश्यू की थी, बॉन्ड्स की थी, डिबेंचर की थी, इक्विटी की थी, प्रेफरेंस की थी, किसी का भी हो, हमें क्या मिला है, सब्सक्रिप्शन मनी, है ना। तो वो जो शेयर एप्लीकेशन मनी मिला है, क्या मिला है, जो या एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पेंडिंग, क्या है बेटा, हाँ, तो हमें उसका क्या कर देना है, अलॉटमेंट। क्या कर देना है, कितने दिन में, 60 दिन। कब से, अगर हमने अमाउंट रिसीव्ड होने से 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं किया है तो जब 60 दिन खत्म हो अगले 15 दिन में पैसा क्या कर दो, रिफंड। बट अगर अगले 15 दिन में हमने पैसा रिफंड, तो 15 दिन के बाद 16वें दिन से वो क्या बन जाएगा, और अगर वो क्या बन गया तो आपको डिपॉजिट के सारे प्रोविजंस कंप्लाई करना पड़े। तो डिपॉजिट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो रिसिप्ट ऑफ मनी होता है उसे क्या माना जाता है, डिपॉजिट। लेकिन अगर रिसीव्ड हुआ है पैसा कैसा, सब्सक्रिप्शन मनी का, तो हमें उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट करना है। तो भाई कर दे अलॉटमेंट, कितने टाइम में कर दूं, 60 दिन में। कब से, बट अगर अलॉटमेंट कोई बात नहीं, रिफंड करते कितने दिन में, कब से, 15 दिन। बट अगर रिफंड भी तो वो क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा, अदरवाइज वो डिपॉजिट नहीं है। ये समझ में आ गया अपने को। फिर हमें बोला है कि अगर कोई भी कंपनी है, तो कंपनी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं केवल इस पॉइंट के पर्पस से, बाकी सारे पॉइंट के अंदर इक्वली प्रोविजन लग रहे हैं। तो बोले अगर कौन सी कंपनी है, पब्लिक, तो वो ऐसे किसी पर्सन से डिपॉजिट ले रही है, लोन ले रही है जो पेमेंट देते समय क्या था, कंपनी का डायरेक्टर। तो सिंपल वर्ड में बोले, अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से अनसिक्योर्ड लोन लेती है, कौन सी कंपनी, अगर अपने डायरेक्टर से क्या लेती है, अनसिक्योर्ड लोन लेती है, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से या उनके रिलेटिव से क्या लेती है, अनसिक्योर्ड लोन लेती है, तो वो क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं है। बट कंपनी पब्लिक हो चाहे कौन सी हो, जिस पर्सन से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसे क्या देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन, काहे के अंदर, राइटिंग। क्या डिक्लेरेशन देना है कि वो जो पैसा उन्होंने कंपनी को दिया है वो पैसा उनका खुद का है, वो उन्होंने कहीं दूसरी जगह से बोरो करके, लोन लेकर, डिपॉजिट देकर नहीं दिया है, वो पैसा उनका खुद का है, किसी और से लेकर नहीं दिया। ये दोनों कंडीशन कंप्लाई होना चाहिए। पब्लिक कंपनी उस पर्सन से ले जो पैसा देते समय कंपनी का डायरेक्टर था, प्राइवेट कंपनी उस पर्सन से ले जो पैसा देते समय कंपनी का डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव। ये रिलेटिव वाला पॉइंट यहां नहीं है। एंड साथ के साथ वो व्यक्ति डिक्लेरेशन दे राइटिंग के अंदर कि भैया पैसा मेरा, ये भैया मैंने किसी और से लेकर नहीं दिया है, तो वो अमाउंट क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है कि अगर कंपनी क्या इश्यू कर रही है, बॉन्ड या डिबेंचर। यार बॉन्ड या डिबेंचर मतलब अगेन कंपनी क्या ले रही है, लोन। और हमने तो बोला ही था कि डिपॉजिट क्या होता है, लोन। बट हर लोन क्या नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोन जिन्हें कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देती है कि क्या नहीं मानना है, डिपॉजिट नहीं मानेंगे यार उसे डिपॉजिट। तो यहां यही बोला है कि अगर कंपनी ने क्या इशू किए हैं, बॉन्ड या डिबेंचर, और वो अगर फुल्ली सिक्योर्ड है, कैसे हैं, अगर वो फुल्ली सिक्योर्ड होता है, पार्टली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड मतलब असेट्स की वैल्यू लोन की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, यूं कह लो कम नहीं होना चाहिए, बराबर हो या क्या हो, ज्यादा। अगर बॉन्ड मैंने 1 करोड़ के इशू किए हैं तो जिस असेट्स के ऊपर मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूं उसकी वैल्यू 1 करोड़ या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, फुल्ली सिक्योर्ड। फिर वो फुल्ली सिक्योर्ड मैं चार्ज क्रिएट करके करूंगा। पहले हमने चार्ज रिवाइज किया था तो हमने देखा था कि फर्स्ट चार्ज होता है, सेकंड चार्ज होता है और पारी पासु चार्ज होता है। तो जो सिक्योरिटी मैंने प्रोवाइड की है वो क्या प्रोवाइड करी है, चार्ज क्रिएट करके। तो चार्ज कैसा होना चाहिए, तो या पारी पासु चार्ज, चार्ज कैसा होना चाहिए, तो काहे पर, कंपनी की किसी भी जो शेड्यूल 3 में बनाई है, बट इंटेंजिबल असेट्स को छोड़कर। किसको छोड़कर, इंटेंजिबल असेट्स मतलब क्या, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है ना। तो गुडविल है, पेटेंट है, ये सब इंटेंजिबल असेट्स है, इनके ऊपर क्रिएट नहीं किया। इनके ऊपर क्रिएट किया है तो वो क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। बट अगर इनके ऊपर क्रिएट
और बाकी कंडीशन भी कंप्लाई की है तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। वापस से हमने क्या इशू किया है, बॉन्ड या डिबेंचर, जो कैसा है, कैसे, काहे के ऊपर, हाँ जो कहां दी है, किसको छोड़कर, तो वो क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं है। फिर वही पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है, अगेन कंपनी ने क्या इशू किया, बॉन्ड या डिबेंचर, इस बार वो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है शेयर्स में। वो क्या है बेटा, हमने पढ़ा था तीन तरह की चीजें होती है, ड्यू डेट पर अगर कैश पेमेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिडम्पशन। ड्यू डेट पर अगर क्या दे देते हैं, शेयर्स, तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जन। ड्यू डेट पर अगर सेम सिक्योरिटी इशू की जाती है तो वो क्या कहलाता है, रोल ओवर। तो यहां जो बॉन्ड या डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं वो क्या है, कंपल्सरीली कन्वर्ट, मतलब ऑप्शन भी नहीं है, कंपल्सरीली ड्यू डेट पर आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, आपको उतनी वैल्यू के क्या मिलेंगे, शेयर। और अगर वो कन्वर्टेबल कितने टाइम में है, कितने टाइम में है, तो वो क्या नहीं है, डिपॉजिट, क्या नहीं है, डिपॉजिट। तो इनडायरेक्टली इस पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड या डिबेंचर दो तरह के होते हैं, सिक्योरिटी की बेसिस पर और कन्वर्जन। सिक्योरिटी की बेसिस पर तीन हो गए, अनसिक्योर्ड हो गए, फुल्ली सिक्योर्ड हो गए, पार्टली। जो क्या है, वो तो डिपॉजिट है। जो क्या है, फुल्ली सिक्योर्ड, वो डिपॉजिट, और जो क्या है, वो तो डिपॉजिट है। फिर कन्वर्जन के बेसिस पर भी तीन तरह के हो गए, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और नॉन। तो जो कैसे हैं, वो तो डिपॉजिट हो जाएंगे, या जो वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोविजन में साफ सा लिखा है कंपल्सरीली कन्वर्टेबल। क्या लिखा है बेटा, इन चीजों का ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों पर घुमाएगा वो। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर या तो क्या हो, फुल्ली सिक्योर, क्या हो, या तो, या कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, क्या हो, या तो फुल्ली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब समझ में आया ना, तो या तो क्या हो, फुल्ली सिक्योर्ड, या क्या हो, तो वो क्या नहीं है। और अगर वो डिपॉजिट, आपको प्रोविजन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आया। फिर बोला है कि अगर नॉन कन्वर्टेबल एज वेल एज नॉन अनसिक्योर्ड अगर हैं तो वो क्या कहलाएंगे, डिपॉजिट। अगर अभी हमने बोला फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए और कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, मतलब अगर वो कैसा है, नॉन कन्वर्टेबल और अनसिक्योर्ड है तो वो क्या कहलाएगा। बट उसका एक एक्सेप्शन है, अगर लिस्टेड कंपनी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी, उसने नॉन कन्वर्टेबल नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज, मतलब नॉन कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड डिबेंचर अगर इशू किए हैं, किसने इशू किए हैं, जो कहां लिस्टेड है, उसने अगर नॉन कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए हैं, किसके अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, तो वो डिपॉजिट नहीं है, अदरवाइज वो क्या बन जाता है, डिपॉजिट बन जाता है। ये चीज आई समझ में, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये बॉन्ड्स वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये बता दिया आपको मैंने, है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है कि अगर कंपनी क्या रिसीव कर रही है, कोई भी अमाउंट, किससे, वो अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और कैसा है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, और क्या है, कि उस पर्सन को जब हमने अपॉइंट किया था तो उसके अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा था कि देख बे, तेरे को क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर तेरे को हमारे यहाँ काम करना है तो तेरे को क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी, और हम उसके ऊपर क्या पे नहीं करेंगे। एंड वो जो अमाउंट हमने लिया है वो उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है, जो अमाउंट हमने उससे लिया है वो उसकी, हाँ एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसे भी क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट। सुशील, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना, मैंने बताया था कि कितने नंबर का इसका वेटेज है ना। ये समझ में आ गया अपने को। तो पांच कंडीशन है, पहला वो व्यक्ति हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, लिखा उसमें, और अमाउंट जो है वो एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना। फिर अगर कंपनी कोई भी अमाउंट रिसीव करती है और कैसा रखती है उसे, ट्रस्ट में, और वो कैसा है, नॉन इंटरेस्ट। ट्रस्ट में मतलब हमें ट्रस्टी बनाकर किसी व्यक्ति ने अपना पैसा हमें हैंडओवर कर दिया है, कंपनी को क्या बना दिया है, ट्रस्टी, एंड ट्रस्टी बनाकर पैसा किसको हैंडओवर कर दिया है, कंपनी को हैंडओवर कर दिया है, एंड कंपनी उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, कंपनी उसके ऊपर कोई भी क्या पे नहीं कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में वो भी क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। फिर ट्वेल्थ वाला पॉइंट बोलता है, कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, या इसमें ये छह कैटेगरी के अमाउंट बताए हैं, अगर ये छह कैटेगरी के अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, क्या कर रहा है तू, ये छोटू पीछे, हाँ क्या झाँक रहा है उसको मोबाइल में, मोबाइल में क्यों ले रहा था, जल्दी याद आ गई। हाँ क्या बोला आपने को, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है इन द
फॉर द, और वो इन किन 6 कैटेगरी में से किसी में आ रहा है तो वो भी क्या नहीं है, डिपॉजिट नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबसे ज्यादा इसके ज्यादा ही पूछे जाने के चांस है। वैसे भी ये नया जुड़ा है, मतलब पुराने एक्ट के अंदर इस तरह का प्रोविजन नहीं था। ठीक है, पहला लिखा है एडवांस रिसीव्ड हुआ है। क्या रिसीव्ड हुआ है? क्यों? गुड्स हमें सप्लाई करना है या सर्विसेज हमें रेंडर करना है। मान लो हम क्या है, गुड्स सेल करते हैं। अब कोई आया हमारे पास कि बल्क में उसे गुड्स खरीदना है, बल्क में गुड्स खरीदना है तो उतनी क्वांटिटी हमारे पास है नहीं, हमने बोल दिया हम कितने महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद। बट तू आज क्या देखे जा हमें, एडवांस, तो 6 महीने बाद तब हम तेरे को गुड्स सप्लाई कर देंगे। तो गुड्स की सप्लाई के लिए, या मान लो हमारा मैरिज गार्डन है, सामने वाले की 8 महीने बाद क्या है, शादी, उसने बुकिंग करी, बुकिंग का पैसा तो आज ही दे गया, अब शादी तो कब होगी, 8 महीने बाद, तो हम उसे सर्विसेज कब देंगे, 8 महीने। बट हमें उसके अगेंस्ट क्या रिसीव हुआ है, एडवांस। तो अगर एडवांस रिसीव होता है किसके अगेंस्ट, या तो फिर उससे अप्रोप्रिएट कर लेना है उस एडवांस के अमाउंट को, उस एडवांस के अमाउंट के अगेंस्ट गुड्स सप्लाई कर दो या क्या रेंडर कर दो, सर्विस। अरे यार किस पर्पज से लिया था, गुड्स की सप्लाई के लिए ना, तो गुड्स सप्लाई करते, या काई के लिए लिया था, सर्विसेज देके खत्म कर दें। बट कितने दिन में, कब से, जब पैसा मिला था ना वहां से कितने दिन में, जब पैसा मिला था ना वहां से कितने दिन में, नहीं कर पा रहा है तो 365 दिन में नहीं किया तो 365 दिन खत्म होने के बाद अगले 15 दिन में क्या कर दे, रिफंड। और अगर 15 दिन में रिफंड तो क्या बन जाएगा वो, डिपॉजिट, डिपॉजिट बन जाएगा। लेकिन अगर गुड्स या सर्विसेज के रिलेशनशिप में कोर्ट में डिस्प्यूट चालू हो गया था, गुड्स की क्वालिटी को लेकर या सर्विसेज के रिलेशनशिप में हमारे और एडवांस देने वाले के बीच में क्या चालू हो गया था, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक क्या, रिफंड करने की जरूरत नहीं। और अगर हम रिफंड तो भी वो डिपॉजिट नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगेन हमारा पॉइंट तो यही चल रहा है, क्या चल रहा है कि क्या रिसीव हुआ है, अमाउंट, कब, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस रिसीव हुआ है ना। एंड वो जो अमाउंट एज एन एडवांस मिला है वो काय के लिए मिला है, इन फॉर, मतलब हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है और उसके बेचने का हमें क्या मिला है, एडवांस। हम पोजीशन उसे बाद में देंगे, हम उसे पोजीशन कब देंगे, बाद में। हमें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या मिला है, एडवांस। और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को देने का हमने क्या किया है, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट कर रखा है। तो जो एडवांस रिसीव हुआ था वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या कर लेना, एडजस्ट। कितने टाइम में, तो बोले यार कॉन्ट्रैक्ट जो किया था आपने, एग्रीमेंट जो किया था, तो एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली कर लेना, है ना। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, टाइम नहीं दिया है। वो 365 दिन वाला टाइम केवल किस पे लग रहा था, ए पर। बी वाले में कोई टाइम नहीं दिया, बी वाले में बोल दिया जितना आपने क्या किया था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कर लेना। नहीं किया तो 15 दिन में क्या कर दो, रिफंड। और नहीं किया तो क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। फिर हमें मिला है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या मिला है हमें, क्यों मिला है, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का उसे क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं करता हमें नुकसान हो जाएगा, और अगर हमें क्या हुआ तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने उससे पहले ही क्या ले लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का या सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट क्या लिया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, अगेन क्या रिसीव हुआ है, इस बार एडवांस मिला है किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का या सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, काहे का मिला है किसी, या जो काहे में कवर्ड नहीं है, बी में, क्योंकि बी में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बोला था, बी में काहे का बोला था। और यहां किसकी बात की है, और किसकी बात की है, कैपिटल गुड्स, मतलब वही जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रहता है। तो अगर उस पर बी वाला पॉइंट नहीं लग रहा है तो वो काय में आ जाएगा, डी में। बोला ठीक है ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले ले, ठीक है। बट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, नहीं तो रिफंड कर देना। कितने दिन में, ड्यू डेट से कितने दिन में, 15। और अगर नहीं किया तो क्या बन जाएगा, हाँ डिपॉजिट बन जाएगा। क्या है समझ में अपने को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, अगेन क्या रिसीव हुआ है, एडवांस, काहे का, कंसिडरेशन का। क्या प्रोवाइड करने के लिए, फ्यूचर्स। क्या प्रोवाइड करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ वारंटी एग्रीमेंट। हमने कोई गारंटी वारंटी दी थी जिसके के अकॉर्डिंगली हमें क्या रिसीव हुआ है, एडवांस। तो जितने ड्यूरेशन का एग्रीमेंट था, जितने ड्यूरेशन का क्या था, उतने ड्यूरेशन से ज्यादा का एडवांस नहीं होना चाहिए, या कितने साल, दोनों में से जो भी कम हो वहां तक का आप ले सकते हो, तब तक वो क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट। बट उसके बाद वो क्या बन जाएगा, डिपॉजिट।
है ना। फिर बोला है अगेन हम क्या रिसीव कर रहे हैं, एडवांस। अब कहे के लिए कि जिस सेक्टर से रिलेटेड हमारी कंपनी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिस भी सेक्टर से रिलेटेड हमारी कंपनी है, उस सेक्टर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उस सेक्टर का जो रेगुलेटर है, उसकी कंसेंट से, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो हमने पैसा रिसीव कर लिया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो पैसा रिसीव हुआ है, वो क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं। तो जिस सेक्टर से रिलेटेड हमारी कंपनी है, उस सेक्टर का कौन है, जो रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब जो कंट्रोल करता है, उसने बोला था उतना ले लें हम, या किसकी डायरेक्शन, इनके डायरेक्शन से ले लें, तो क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं। लास्ट, एडवांस रिसीव्ड हुआ है काहे के लिए, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन। काहे में, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक, तो या तो न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पर, रेडियो में हम कोई भी क्या देना चाहते हैं, पब्लिकेशन। मान लो हमारा न्यूज़पेपर ही है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के लिए हमें क्या मिला है, कोई एडवांस, तो उसे पब्लिकेशन के अगेंस्ट क्या कर लेना, एडजस्ट। नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। ये समझ में आया अपने को। नेक्स्ट 13 पॉइंट क्या लिखा है, अगर प्रमोटर से, स्पेसिफिकली किससे बात की जा रही है, जैसे हमने डायरेक्टर से देख लिया कि प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से ले सकती है, प्रोवाइडेड वो क्या दे, डिक्लेरेशन। पब्लिक में पढ़ लिया, वो अपने डायरेक्टर से ले सकती है, प्रोवाइडेड वो क्या दे, डिक्लेरेशन। मेंबर से लोगे तो डिपॉजिट माना ही जाएगा, वो तो प्रोविजन। फिर हमने इंप्लॉय का देख लिया कि इन सिचुएशन में इंप्लॉय से लिया है तो भी वो क्या है, डिपॉजिट नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर पैसा किससे लिया है, प्रमोटर्स। पैसा किससे लिया है, तो प्रमोटर से अगर क्या रिसीव हुआ है, अनसिक्योर्ड, तो वो डिपॉजिट, अगर ये तीन कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन पूरी होती है तो, है ना। चले वापस से क्या बोला है, अगर हमें अनसिक्योर्ड लोन मिला है किससे, तो उसे भी क्या ट्रीट नहीं करेंगे, अगर ये तीनों कंडीशन क्या होती है, पूरी। पहली कंडीशन ये है कि हम तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने गए थे, हमारी कंपनी किससे लोन लेने गई थी, बट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमारे ऊपर कंडीशन लगाई कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपने प्रमोटर से क्या लोगे, अनसिक्योर्ड। हम आपसे लोन तभी देंगे जब आप अपने प्रमोटर से, हाँ मतलब ये क्या बन रहा है, अमिताभ बच्चन बन रहा है कि भाई पहले उस इंसान का साइन लेकर आ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया था मेरा बाप चोर है, फिर मैं साइन करूंगा। तो ऐसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहले अपने प्रमोटर से लोन लेकर आ, फिर लोन मिलेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। तो अब हमारी मजबूरी हो गई यार कि अगर हमें क्या चाहिए, बैंक से, प्रमोटर से लेना पड़ेगा। दूसरा, वो पैसा प्रमोटर का या उनके रिलेटिव का है और किसी थर्ड पर्सन का नहीं है, मतलब प्रमोटर खुद दे दे या उनके रिलेटिव से मिलकर देते। तीसरा, वो एग्जाम तब तक है जब तक कि लोन का क्या नहीं हो जाता है, रिपेमेंट। जैसे ही लोन का क्या हुआ, प्रमोटर का पैसा भी वापस कर दो, अब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन तो है नहीं, नहीं है तो वापस कर दो, नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, डिपॉजिट। अदरवाइज वो डिपॉजिट नहीं है। फोर्टीन, कौन सी कंपनी है, अगर वो कौन सा सेक्शन, कंपनी सेक्टर 406 के अकॉर्डिंगली डिपॉजिट ले रही है तो भी वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, है ना। फिर कौन सी कंपनी है, चिट फंड कंपनी है जो कौन सेट के अकॉर्डिंगली, वो भी डिपॉजिट नहीं है। फिर कौन कौन सी स्कीम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो किसके हिसाब से बनाई है, हाँ सेकंड ग्रुप वालों को एक सेकंड में समझ में आनी चाहिए चीज, है ना। फिर दिया है हमें स्टार्टअप कंपनी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला है, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, कौन सी कंपनी, अगर कोई, वो 25 लाख या ज्यादा का क्या ले रही है लोन, कितने का, उसके अगेंस्ट क्या इशू कर रही है, कन्वर्टेबल नोट्स, मतलब जो कन्वर्ट हो जाएंगे कहीं में शेयर्स, या जिन्हें रीपे करना पड़ेगा मैक्सिमम 10 साल। कन्वर्टेबल नोट्स मतलब जो, या, है ना। फिर तीसरा, वो सिंगल टाइम्स में लिया है, मतलब एक ही बार में लिया है टुकड़ों में, और एक पर्सन से कम कितने लिए हो, 25 लाख। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो स्टार्टअप कंपनी ने जो पैसा लिया है वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। स्टार्टअप कंपनी मतलब केवल एक जिसे रिकॉग्नाइज किया गया हो एज अ स्टार्टअप कंपनी, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उनके द्वारा किया गया। ये सारी कंडीशन अगर कंप्लाई होती है तो कौन सी कंपनी ने, स्टार्टअप कंपनी ने क्या लिया है जो पैसा, वो क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। okay? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, अब अगर कंपनी क्या एक्सेप्ट करना चाहती है, डिपॉजिट, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के क्या प्रोविजंस हैं वो हम देख रहे हैं। कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सी, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक को दो पार्ट में कर दिया, कौन कौन सी, अगर पब्लिक कंपनी है, कौन सी वाली,
तो वो मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और पब्लिक से। अगर मेंबर से कर रही है तो कौन सा सेक्शन, पब्लिक से कर रही है तो, अगर पब्लिक कंपनी है बट या कौन सी कंपनी है, केवल अपने मेंबर से ही डिपॉजिट ले सकती है, कौन से सेक्शन के हिसाब से, 73 के हिसाब से। क्या है समझ में अपने को? चलिए, अब मेंबर से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो कौन सा सेक्शन लग जाता है, चाहे पब्लिक कंपनी करे चाहे प्राइवेट करे, एलिजिबल करे इनएलिजिबल करे, अगर किससे कर रही है कौन सा सेक्शन लगता है, 73 की क्या कंडीशन है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले 73 बोलता है कि कोई भी कंपनी इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू नहीं करेगी डिपॉजिट, किससे, पब्लिक से, क्योंकि 73 किससे लग रहा है, हाँ पब्लिक के लिए क्या देखना पड़ेगा, 6। फिर कुछ एक्सेप्शन है, क्या बोला है, कौन सी कंपनी, अगर पैकी कंपनी क्या होती है, जिसका काम ही लोन देना और लोन लेना होता है, वो कर सकती है एक्सेप्ट यार, है ना। फिर बोला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे कौन डिफाइन करा है, वो भी कर सकती है, हाँ। फिर क्या बोला है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो वो भी कर सकती है, एंड लास्ट और कोई कंपनी जिसे सेंड, वो भी कर सकती है। ठीक है, तू यश वहां टाइप करने के बजाय यहाँ क्लास में बोल के आंसर कर दे कि तेरे नाम से तू ही बैठा और कोई बैठा है, तेरे नाम का बिल कौन फाड़ रहा है यहाँ पे, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दिया, ये बच, अब अगर हम मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अगर हम, तो मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए अपने को ये प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं, है ना। तो बोला है कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है किससे, बट उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा जैसा कि सेक्शंस में बताया हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं जो रूल्स, किससे कंसल्ट करके, वो आपको कंप्लाई करना पड़े। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन में बोला है अप्रूवल लगेगी किसकी, कहां पर, जनरल में। फिर क्या कंप्लाई करना है, किसने बनाए, आरबीआई से कंसल्ट, है ना। फिर एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, किसको, क्या डिपॉजिट किससे ले रहे हो, मेंबर को सपना आएगा क्या कि हमें डिपॉजिट देना है, तो सपना आता भी नहीं और दिखाना पड़ेगा ना, तो उनको सपना दिखाने के पर्पज से हम सर्कुलर इशू करेंगे, तब एक तरह से इंटीमेशन देंगे, ऑफर लेटर देंगे उनको कि भैया हम आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं इंडियन टर्म्स एंड कंडीशन पर, है ना। तो जो सर्कुलर इशू किया जाएगा किसको, में स्टेटमेंट रहेगा अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, और फिर किस बारे में, हाँ वेरी गुड, अगला, फिर फिर हाँ, तो इन सब चीजों की इंटीमेशन होना चाहिए, कहां होना चाहिए, सर्कुलर। सर्कुलर मतलब एक तरह से ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया, जिसको पढ़कर सामने वाला क्या लेगा, डिसीजन, या पैसा देना है या नहीं, है ना। फिर सर्कुलर की कॉपी हमें फाइल करनी है किसको, कितने दिन पहले, मेंबर्स को सर्कुलेट करने से 30 दिन पहले। तो पहले आरओसी के पास कॉपी जाएगी, उसके बाद ये कॉपी क्या की जाएगी, सर्कुलेट की जाएगी, है ना। फिर क्या रहेगा कि हर साल 30 अप्रैल या उसके पहले हमें जितने डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं उसका 20%, कम से कम 20% कहां जमा करना पड़ेगा, शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट खोलकर, जिसे क्या बोलेंगे हम, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, उसके अंदर इतना पैसा अपने को जमा करना पड़ेगा। क्या है समझ में अपने को? फिर क्या बोला है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किससे, ऑडिटर से, क्या कि कंपनी ने इस एक्ट के आने के पहले या बाद में अगर क्या एक्सेप्ट किए थे तो डिपॉजिट, तो उनके रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर क्या किया है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट क्योर हो चुका है, और कितने साल खत्म हो गए हैं, 5 साल खत्म हो गए हैं, देना पड़ेगा आपको, है ना। फिर क्या प्रोवाइड करनी है,
अगर आपने सर्कुलर में मेंशन किया है कि आप सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले हो तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ये चीज आगे समझ में अपने को। चलिए, फिर प्राइवेट कंपनीज के केस में कुछ और एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। कौन सी कंपनी के केस में? हाँ, बोल दिया है प्राइवेट कंपनी जो एक्सेप्ट कर रही है किससे, अपने कितने से ज्यादा नहीं, 100% ऑफ पीएफएस से ज्यादा नहीं, उनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल, मतलब सब सेक्शन 2 का ए से लेकर ई तक वाले पॉइंट, सब सेक्शन 2 के क्या, ए से लेकर ई तक वाले पॉइंट जो हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ए से लेकर कहां तक, ई वाले पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन सी कंपनी पर? प्राइवेट कंपनी। किससे एक्सेप्ट कर रही है, कितने से ज्यादा नहीं कर रही है। फिर अगर प्राइवेट कंपनी कैसी है तो कितने साल तक एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर एक प्राइवेट कंपनी जो ना तो किसी कंपनी की ना किसी, हाँ, और उसने खुद ने जो क्या कर रखी है, इससे बैंक और वो उसकी पेड अप कैपिटल के ट्वाइस या 50 करोड़ विच एवर इज, उससे ज्यादा नहीं है। एंड कंपनी जो है उसने अपने बोरोइंग के पेमेंट में किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया है, तो फिर उस कंपनी को ये ए से लेकर ई तक वाली कंडीशंस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बिना वो कंडीशन कंप्लाई किए भी वो क्या एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट। क्या है समझ में अपने को? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्या लिखोगे इसमें बोलो। हाँ, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की क्या है, जो उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या करें हम, ठीक है, रीपेमेंट कर देंगे अपन, है ना। फिर क्या दिया है, अगर ड्यू डेट पर कंपनी के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है ना, ड्यू डेट पर अगर कंपनी के द्वारा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाता है तो जो अग्रीड पर्सन है वो किसके पास चला जाएगा, एनसीएलटी चेक करेगी, आपकी कंप्लेंट पर एनसीएलटी चेक करेगी कि पेमेंट आपने किया है या नहीं किया। अगर पेमेंट, तो फोर्थ विद पेमेंट करने की कहा जाएगा कि इमीडिएटली आप क्या करो, पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, तो डिपॉजिटरी पेमेंट रिजर्व अकाउंट हमने बनाया था, उस अमाउंट को केवल रिडम्पशन के लिए ही यूज करना है और किसी पर्पज से उसे यूज ना नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ, अब हमने बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किससे कंसल्ट करके क्या बनाए हैं, वो रूल्स हमें कंप्लाई करने हैं। उन रूल्स के बारे में अब हम देख रहे हैं। पहला पहला क्या बताता है कि डिपॉजिट का ड्यूरेशन कितना हो सकता है। पहला पॉइंट क्या बता रहा है हमें कि तो ऐसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे जो रीपेबल ऑन डिमांड हो, या रीपेबल ऑन, या जिसका ड्यूरेशन 6 महीने से और 36 महीने से ज्यादा, 6 महीने से कम का नहीं कर सकते, 36 महीने से रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन नोटिस नहीं कर सकते। चीजें समझ में अपने को। फिर बोला है कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है जिनका ड्यूरेशन कितने महीने से कम है, 6 महीने। बट आपको ध्यान रखना है उनका ड्यूरेशन 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। कितने से कम नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा उस वो उनका अमाउंट जो है वो 10% ऑफ पीएफएस से ज्यादा ना हो। कितने से ज्यादा ना हो, 10% ऑफ पीएफएस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर डिपॉजिट ज्वाइंट नेम में भी हो सकता है, सिंगल नेम में भी हो सकता है। ज्वाइंट नेम में हो रहा तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। एंड जो रीपेमेंट होगा वो ज्वाइंटली हो सकता है, इधर ऑफ सर्वाइवर हो सकता है, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, जैसा भी डिपॉजिटर चाहता है वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, सेलिंग मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, कि कंपनी मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो कंपनी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सी, पब्लिक 2 पार्ट में थी, एलिजिबल मेंबर से भी कर सकती है और मेंबर से कर रही है तो हाँ, मैक्सिमम कितना होगा, 10% ऑफ पीएफएस। किससे कर रही है अगर, मैक्सिमम कितना होगा, 25% ऑफ पीएफएस। मैक्सिमम कितना होगा, 25% ऑफ पीएफएस। बट अगर कौन सी कंपनी है इनएलिजिबल, तो वो, बट वो केवल किससे करेगी, मेंबर्स। और अगर कौन सी कंपनी है तो वो बट केवल किससे करेगी, हाँ, इस लिमिट में हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड डिपॉजिट है और प्रपोज टू बी एक्सेप्टेड है वो मिलाकर इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है मतलब आउटस्टैंडिंग है और जो प्रपोज है वो मिलाकर इस लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए।
फ्री रिजर्व कल भी देखा था हमने, है ना? क्या होता है फ्री रिजर्व? जिसमें से क्या बांट सकते हैं? डिविडेंड, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जिसमें से क्या बांटा जा सकता है? डिविडेंड बांटा जा सकता है। ये समझ में आया अपने को? फिर क्या बोला अपने को कि जो अनरियलाइज गेन है और क्या है? नोशनल गेन है, और हाँ वो क्या नहीं है? फ्री रेशन। इसी तरह से असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करने पर जो आपको बुक वैल्यू का प्रॉफिट हो रहा है वो भी क्या नहीं है? फ्री रेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अब जब हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब हम क्या ले रहे हैं? लोन। लोन ले रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी या ब्रोकरेज की जो रेट रहेगी वो किसने बताई है? इसके लिए तब आरबीआई ने एनबीएफसी को बोल रखा है कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे ज्यादा रखना भी नहीं। फिर ब्रोकरेज रिसीव करने के लिए इंटाइटल कौन होगा? तो जैसे हमने पढ़ा था अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता है तो फिर बचा हुआ पैसा कौन पे करता है? अंडर राइटिंग। तो जिस तरह से क्या होता है? अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है, तो उसी तरह से हम ब्रोकर के साथ मिलकर एग्रीमेंट कर सकते हैं जो हमें लोन दिलवाने में, डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाने में क्या करेगा? हेल्प। और वो जब हमें क्या करेगा? हेल्प। पॉकेट में तो करेगा नहीं, वो उस पे क्या लेगा? ब्रोकरेज। तो हम उसे क्या पे कर सकते हैं? ब्रोकरेज। बट मैक्सिमम उतनी ही जितनी किसने बताई है? इसके लिए नेक्स्ट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशन में अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कंपनी हमने दो पार्ट में डिवाइड की थी, पब्लिक और पब्लिक दो थी। ये प्रोविजन केवल किस पे लग रहा है? तो कौन सी कंपनी है जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है उससे क्रेडिट रेटिंग करवाना क्या है? मतलब इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी को है क्या? प्राइवेट को है क्या? पब्लिक से केवल कौन एक्सेप्ट कर सकता है? उसे ही क्या करवाने की जरूरत है? क्रेडिट रेटिंग, और किसी को जरूरत नहीं। तो हर एलिजिबल पब्लिक कंपनी साल भर में कम से कम एक बार क्या करवाएगी? क्रेडिट रेटिंग कराएगी। और जब डीपीटी 3 में रिटर्न फाइल करेगी आरओसी को, कौन से फॉर्म में? डीपीटी 3 में क्या फाइल करेगी जब? किसको? तो उस रिटर्न के साथ उसे लगा दिया जाएगा। फिर जो क्रेडिट रेटिंग है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग से कम रैंक की नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हमने पढ़ा था 73 के अंदर कि जब भी आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे तो पहले क्या इशू करना है? सर्कुलर। क्या इशू करना है? या एडवर्टीजमेंट इशू करना है? तो वो सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट का फॉर्म क्या होगा, वो कैसे इशू किया जाएगा, वो यहां पर बताया गया है ना। तो सबसे पहले बोल दिया है कोई भी कंपनी जो कहां बताई गई है और वो किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, कंपल्सरीली है क्या इशू करे? किसको? सारे। कैसे भेजे? से एडी के साथ या कौन से फॉर्म में? पीपीटी 1 में। फिर एडिशनली ये सर्कुलर मेंबर को भेजने के अलावा एडिशनली आपको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाना पड़ेगा। बट न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना कंपलसरी नहीं है क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? में। तो लिखा है आप करवा सकते हो। कौन से न्यूज़पेपर में? और जिनका सर्कुलेशन उस जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है। फिर क्या बोला? क्या कि कंपनी ने जो पुराने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे ना उनके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट, और अगर क्या किया है तो डिफॉल्ट क्या हो चुका है? क्योर। और क्योर होने के बाद 5 साल खत्म हो गए। फिर अगर एलिजिबल कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है किससे? पब्लिक से, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना कंपलसरी हो जाता है ना। एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक जिसका सर्कुलेशन उस प्लेस पर हो जहां कंपनी का क्या सिचुएटेड है, वहां देना क्या हो जाएगा? जरूर। ठीक है। फिर सर्कुलर की कॉपी को कहां अपलोड कर देंगे? वेबसाइट पर। फिर ये जो एडवर्टीजमेंट इशू किया जाएगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम में होगा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अथॉरिटी में होगा। ये क्या इशू किया जाएगा? जो एडवर्टीजमेंट, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अथॉरिटी में होगा। ठीक है। फिर जो सर्कुलर की कॉपी है वो हमें किसके पास रजिस्टर्ड करवानी है? आरओसी के पास। कम से कम कितने दिन पहले? इशू करने से 30 दिन पहले। एंड उस सर्कुलर की कॉपी पर डायरेक्टर्स के क्या होना चाहिए? साइन। कौन से डायरेक्टर? मेजोरिटी के डायरेक्टर जो उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट थे, जिस बोर्ड मीटिंग में सर्कुलर को हमने क्या किया था? अप्रूव। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अब सर्कुलर हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए इशू किया है, तो बोले यार ये सर्कुलर वैलिड कब तक होगा? क्योंकि जब तक क्या वैलिड है, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं?
जैसी सर्कुलर की वैलिडिटी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो नया सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, है ना। तो सर्कुलर वैलिड है कब तक? अंटिल दी फ्रॉम द जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू किया था ना, उस फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कब तक? 6। दूसरा क्या? जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू किया था उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम में जब क्या रखे थे अपन ने, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एजीएम में रखे हैं उस डेट तक वैलिड रहेगा। और अगर कंपनी ने एजीएम नहीं की तो वो जो लास्ट डेट थी क्या करने की? एजीएम। इन तीनों डेट में से जो भी डेट, वहां तक वो सर्कुलर क्या होता है? वैलिड। के बाद सर्कुलर क्या हो जाता है? खत्म। और अगर फिर भी हमें क्या एक्सेप्ट करना है? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? अब अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो सिक्योरिटी क्रिएट करना जरूरी है। अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट, तो सिक्योरिटी क्रिएट करना जरूरी नहीं। ठीक है। मालूम कैसे पड़ेगा कि कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट लिया या नहीं? यार वो जो सर्कुलर इशू करेगी कंपनी उसी में मेंशन कर देगी कि यार ये डिपॉजिट कैसा है? सिक्योर। सिक्योरिटी क्रिएट करना है। बट अगर उसमें मेंशन, हाँ, तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये कैसा है? अनसिक्योर। तो सिक्योरिटी क्रिएट करने की इसी बात है। ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में बोला है, क्या बोला है कि अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है सिक्योर्ड वाला, तो कंपनी शैल प्रोवाइड सिक्योरिटी काहे के ऊपर? अपनी असेट्स के ऊपर। कहा मेंशन किए? जो किसको छोड़कर, है ना। और ये रिमेनिंग अनसिक्योर्ड जो है, मतलब जितना भी अमाउंट है वो कैसा हो जाना चाहिए? फुल्ली सिक्योर्ड हो जाना चाहिए। अगर वो कैसा है? पार्टली सिक्योर्ड, तो वो क्या बन जाएगा? डिपॉजिट। तो वैसे भी डिपॉजिट है, डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बोल दिया है कि असेट्स की वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला है अपन ने कि अगर हम चार्ज क्रिएट करते हैं काहे पर? इसको छोड़कर, तो वो डिपॉजिट का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, है ना। मतलब असेट्स की वैल्यू इनकी वैल्यू से क्या होना चाहिए? ज्यादा। फिर अगर हमने क्या लिया है? डिपॉजिट इंश्योरेंस। क्या लिया है अगर हमने? तो इंश्योरेंस का अमाउंट और सिक्योरिटी का अमाउंट मिलाकर डिपॉजिट और इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा तो भी चलेगा। फिर जो भी स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज हम क्या कर रहे हैं? इश्यू कर रहे हैं, उनका क्या करवाना पड़ेगा? वैल्यूएशन। किससे? इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंक का, जो किसके पास रजिस्टर्ड हो, या किसी जिसके पास कम से कम जो सिक्योरिटी है वो प्लेज वाली नहीं होना चाहिए, है ना। किसके फेवर में क्रिएट करोगे? ट्रस्टी। काहे के ऊपर? स्पेसिफिक। या फिर किसका अपॉइंटमेंट करना है? तो अगर कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, क्या कर रही है? अगर या सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ है, क्या एक्सेप्ट हुआ है? तो फिर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना क्या है? जरूरी। क्योंकि उसी के फेवर में क्या क्रिएट किया जाएगा? ट्रस्ट सिक्योरिटी क्रिएट की जाएगी। सिक्योरिटी किसके फेवर में क्रिएट करेंगे? ट्रस्टी। जिस व्यक्ति को हम ट्रस्टी बना रहे हैं उससे रिटर्न कंसेंट ले लें कि भाई वो डिपॉजिट ट्रस्टी के रूप में काम करने को तैयार है, एंड उसने हाँ कर दी है कि उसका नाम कहाँ लिख दिया जाए? सर्कुलर में और एडवर्टीजमेंट में उसका नाम दे दिया जाए। फिर हमें एक डिबेंचर, सॉरी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है। कौन से फॉर्म में? कितने दिन पहले? सर्कुलर इशू करने से कम 7 दिन पहले आपको ये गुल खिला लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है? हाँ, जब तक आप क्या नहीं आओगा रिटर्न में एप्लीकेशन, तब तक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना। फिर उस एप्लीकेशन के साथ क्या होना चाहिए? एक, कि पैसा हमारा खुद का है, किसी और से लेकर नहीं दिया है। फिर क्या बोला है? नॉमिनेशन के वही प्रोविजन जो शेयर्स के केस पे लगते हैं 72 के अंदर। एंड डिपॉजिट रिसिट आपको इशू करना है कितने दिन के अंदर? 21 दिन। डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उससे 21 दिन में। डिपॉजिट रिसिट के ऊपर साइन किया जाएगा कंपनी के ऑफिसर्स के द्वारा, जैसे किसने ऑथराइज किया हो? बोर्ड ऑफ। नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा डिपॉजिटर का, कितना अमाउंट उससे लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्यू डेट क्या है, वो सारी चीजें कहीं पे लिखी रहेगी? डिपॉजिट रिसिट। रिसिट अगर आपने टाइमली इशू नहीं किए तो 18% से क्या लगेगा? ब्याज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? हर साल 30 जून या उसके पहले हमें क्या फाइल करना है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कौन से फॉर्म में? पीपीटी 3 में, जिसमें 31 मार्च तक की पोजीशन आपको शो करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्लियरली मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? तो हमने पढ़ा था हर साल 30 अप्रैल या उसके पहले अपने को क्या करना है? डिपॉजिट। कितना परसेंट? 20%। काहे का? जितना डिपॉजिट रीपेमेंट के लिए ड्यू हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? तो बोलो क्या था इसमें?
तो हमने देखा था डिपॉजिट जितनी ड्यूरेशन के लिए एक्सेप्ट किया था, है ना, वो ड्यूरेशन अगर अभी खत्म, उसके पहले ही हमें क्या करना है, रीपेमेंट, वो क्या कहलाता है, प्री मैच्योर पेमेंट। तो कंपनी प्री मैच्योर पेमेंट करने के लिए बाउंड नहीं है, मना कर सकती है कि हमें प्री मैच्योर पेमेंट नहीं करना, बट अगर कंपनी करना चाहती है तो कर सकती है। बट अगर आपने प्री मैच्योर पेमेंट किया है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस, कितने परसेंट से, हाँ कौन सी रेट से, जो रेट ऑर्डिनरीली आप पे करते हैं, है ना। 3 साल के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और अभी 2 साल ही हुए हैं, कितने साल, तो उसे एक्सपायर ड्यूरेशन बोलते हैं। कितने साल बचा है, फिर भी सामने वाला आ गया कि मुझे पैसे दे दें, तो ये 2 साल का जो उसे इंटरेस्ट पे किया जाता उसे कितने परसेंट से, 1% से रिड्यूस करते। फिर बोला है कि अगर प्री मैच्योर पेमेंट किया जा रहा है क्या कंप्लाई करने के लिए, या वॉर वाले और मिलिट्री एयरफोर्स नेवी वालों की जो फैमिली है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के पर्पज से प्री मैच्योर पेमेंट किया जा रहा है, तो फिर आप कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं। फिर क्या बोला है कि अगर कंपनी पुराने वाले डिपॉजिट्स के बदले में नई वाली स्कीम के अंदर आपको रिन्यू करने की परमिशन दे रही है, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेल करना चाहते हो, इसलिए पुरानी स्कीम को छोड़कर काय में आ रहे हो, नई स्कीम के अंदर आ रहे हो, तो पुरानी स्कीम में जितने टाइम तक डिपॉजिट चला था उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% से क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। एंड नई स्कीम के अंदर आपको कम से कम उतने ड्यूरेशन के लिए तो जाना ही है जितना ड्यूरेशन पुरानी स्कीम का बचा हुआ था। इनको ध्यान में रखें, एक्सपायर्ड पीरियड से कम के लिए आप नहीं जाओगे। फिर 6 महीने या कम का ड्यूरेशन है तो उसे छोड़ देंगे, 6 महीने से ज्यादा का है तो उसे कितना मान लेंगे, लास्ट क्या दिया है, पब्लिक से केवल कौन एक्सेप्ट करेगी, हाँ क्या होती वो एक, जिसकी नेटवर्थ कम से कम या टर्नओवर, एंड जिसने प्रायर कंसेंट ली हो अपने शेयर होल्डर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, एंड रजिस्टर ऑफ कंपनीज को इस रेजोल्यूशन के बारे में क्या कर दिया है, बता दिया। तो अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, क्या है, अगर क्या एक्सेप्ट करना चाहती है, किससे, पहली कंडीशन ये है आप मेंबर्स के अलावा किसी और से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको 73(2) कंप्लाई करना पड़ेगा, पूरी कंडीशंस वो कंप्लाई करनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं जो, वो भी कंप्लाई कर। फिर अगर आपने कौन सा डिपॉजिट लिया था, तो कितने दिन में, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से 30 दिन में सिक्योरिटी क्रिएट कर दो, उन्हें सिक्योर्ड बना दो। काहे पर सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, असेट, जो कहा दिए शेड्यूल 3 में, किसको छोड़कर, बाकी 73 और 5 के प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल होते हैं, एज इट इज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, 245 पढ़ा था क्लास एक्शन सूट्स ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाले में, है ना, तो उसी के रिलेशनशिप में बताया है कि डिपॉजिटर्स के पास राइट होता है क्या, कि वो किसके पास जा सकते हैं, एनसीएलटी के पास, ठीक है, क्या लेने के लिए, रेमेडी लेने के लिए, अगर पेमेंट नहीं हो रहा है या कंपनी के बिजनेस अफेयर्स डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के क्या चल रहे हैं, अगेंस्ट, तो अगर कंपनी के बिजनेस अफेयर्स किसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहे हैं, किसके पास जा सकता है, चेक करेगा कि क्या कंपनी, हाँ ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज पूरी है या नहीं की है, फिर कंपनी ने किसी एक्सपर्ट की एडवाइस वगैरह ली थी तो उसकी एडवाइस तो गलत नहीं निकली है, फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पज से काम तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर सकते। डिपॉजिटर्स, कितने डिपॉजिटर्स आएंगे, कम से कम 100 डिपॉजिटर्स, या सच परसेंटेज ऑफ डिपॉजिटर्स जैसा कि क्या किया जाए, प्रिस्क्राइब, व्हिचएवर इज लेस। चलो कोई डाउट इस चैप्टर के अंदर,